हेलो, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। आज है 4th of January 2024 and we are back with our daily economic times analysis. Daily economic times analysis is an initiative by Educacious to provide you with the important economic related aspects, economic related news headlines, along with some discussion of some important economic terms through its platform in a hassle-free manner. So let's start with today's discussion. So the first one is factory activity hits 18th month low in December on weaker order growth. अभी जो फैक्ट्री का आउटपुट है, जो फैक्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का आउटपुट है, वो दिसंबर के महीने के अंदर जो कि ऑर्डर्स कम आने की वजह से कंपेरेटिवली कम हो गया है। जितनी पेस से बढ़ना चाहिए था उस पेस से नहीं बढ़ रहा और 18 मंथ के अगर कंपेयर करें 18 महीने में सबसे लोएस्ट रहा है। इट इज पुल्ड डाउन बाय वीकर इंक्रीज इन फैक्ट्री ऑर्डर्स एंड आउटपुट अकॉर्डिंग टू अ प्राइवेट सर्वे। बेसिकली नवंबर के अंदर भी थोड़ा सा कम देखा गया था मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के ग्रोथ में और दिसंबर में और ज्यादा कम देखा गया है जो कि 18 महीने के लो पे है। इसके पीछे जो HSBC इंडिया परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये 54.9 आ गया है दिसंबर के अंदर। अगर कंपेयर करें नवंबर से तो नवंबर में इट वाज 56। However, the easing has no impact on optimism as the year ahead outlook rose to a 3-month high. बेसिकली अगर बात करें आने वाले समय की तो ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है। पॉजिटिव आने वाले समय का पॉजिटिव ही आउटलुक है ड्यू टू आवर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ड्यू टू डिक्रीज इन द ट्रेड डेफिसिट, वी आर एक्सपोर्टिंग मोर, along with that we are a booming economy and we are advancing day by day. तो ये एक प्राइवेट HSBC इंडिया परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है। उन्होंने बताया कि दो एक्टिविटीज आर बूस्टिंग इन अ गुड वे, बट अगर कंपेयर करें 18 महीने में जिस पेस से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है उस पेस में दिसंबर महीने का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो थोड़ा सा कम हुआ है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की बात करें तो जुलाई 22 के अंदर इट वाज अराउंड 56.5 which came down to 55 in August September, then it rose to 58, then it again came to 55 point something, and then 50 approximately 58.8, 57, 58.7, then in November it came to 55.4 and December it is 54.9. that is it is the PMI purchasing managers index. Moving on to next, बैंक एश्योरेंस sought to curb मिस सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। बैंक एश्योरेंस एक टर्म होती है जिसको आपने देखा होगा, कई बार आपका बैंक के अंदर अकाउंट होता है और उसी के रिप्रेजेंटेटिव आपको इंश्योरेंस खोलने को बोलते हैं कि हमारी कंपनी का ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले लीजिए। जैसे कि अगर आपका कोई करंट अकाउंट या फिर सीसी लिमिट आईसीआईसीआई बैंक के अंदर है तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करेंगे, एचडीएफसी में है तो एचडीएफसी की बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है तो एसबीआई की जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके प्रोडक्ट आप सेल करेंगे। तो इसके लिए एक टर्म कॉइन की गई थी, टर्म का नाम है बैंक एश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस इट इज अ पार्टनरशिप बिटवीन बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी टू सेल द इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू देयर बैंक ब्रांचेस। बेसिकली जो बैंक ब्रांच के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी मैनेजर लगा लीजिए या फिर उसके इंश्योरेंस, तो बैंक ब्रांचेस के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करते हैं उनके अपने कस्टमर्स को। उसको वो एक टर्म दी गई थी बैंक एश्योरेंस। अब बैंक एश्योरेंस की बहुत ज्यादा IRDAI के अंदर काफी कंप्लेंट हुई। इवन आई हैव ऑल्सो कंप्लेंटेड अगेंस्ट वन इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो उसके अंदर क्या रहता है, ये लोग एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट और जब अकाउंट का ऑपरेशन रहता है उसके बाद देखते हैं कि इनके अगर लेन देन ठीक ठाक है तो वो उसको कहते हैं कि सर आप हमारा एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ये ले लीजिए, इसका आपको ये बेनिफिट होगा, ये वो होगा वो होगा। इस टाइप से ये लोग इंश्योरेंस सेल करते हैं थ्रू देयर बैंक ब्रांचेस। बट इसके अंदर काफी इरेगुलरिटीज पाई गई हैं। क्या उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने सजेशंस मांगे हैं तो दैट जो माल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो कर्व की जा सके बाय मिस सेलिंग थ्रू बैंकिंग चैनल एज अ पार्टनर टू स्ट्रेंथन दी रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ द बैंक एश्योरेंस मॉडल। बात करें कई बार तरह के इश्यू हो जाते हैं क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं होती कि जो कमीशन, जो बैंक को कमीशन मिलेगा इन ल्यू ऑफ सेलिंग दो इंश्योरेंस, वो कितने कितने परसेंट कमीशन रहेगा। कई बार क्या होता है, बैंकिंग जो एजेंट होते हैं वो सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हैफ्टी कमीशन वो आप लोगों को बोलते हैं कि आप ये लीजिए, आपका बैंक का ये चार्ज नहीं लगेगा, वो चार्ज नहीं लगेगा, जस्ट टू गेट देयर पर्सनल कमीशन। तो अभी जो मेजर कंसिडर किए जा रहे हैं उसके अंदर की कैप ऑन कमीशन चार्जेस पेड टू बैंक्स फॉर सेलिंग द इंश्योरेंस प्रोडक्ट।
तो जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने में कितना कमीशन होगा उस पर भी एक कैप लगाई जाएगी कि इतना ही होगा, 15% ऑफ द प्रीमियम रहेगा या समथिंग लाइक दैट। उसके बाद स्ट्रिक्टर डिस्क्लोजर ऑफ द कमीशन व्हाइल सेलिंग द पॉलिसी। अगर आप किसी कस्टमर को पॉलिसी बेच रहे हो तो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा जी हम आपको ये पॉलिसी बेचते हैं, इसका ये प्रीमियम होगा और इसके एवज में हमें इतना कमीशन मिलेगा। तो उसके लिए भी स्ट्रिक्ट रूल बनाए जा रहे हैं। एंड डीलिंकिंग द बैंक एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस अप्रेजल फ्रॉम इंश्योरेंस सेल्स टारगेट। अभी जो बैंक एम्प्लॉइज हैं उनकी भी मजबूरी हो जाती है, उनको ये बोला जाता है कि आपका जो अप्रेजल रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन हाउ मच सेविंग अकाउंट यू ओपन, हाउ मच करंट अकाउंट यू ओपन, अलोंग विद दैट हाउ मच इंश्योरेंस प्रोडक्ट यू सेल। तो उनका जो अप्रेजल होता है, एनुअल अप्रेजल होता है, दैट इज लिंक्ड विद द सेल्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो उसको भी डीलिंकिंग की जाएगी थ्रू दीज मेजर्स कि उनके ऊपर सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करवाने के चक्कर में वो डायरेक्टली मिस सेलिंग ना करे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। डेटा की बात करें तो 22-23 के अंदर द कंट्रीब्यूशन ऑफ बैंक्स एज अ कॉर्पोरेट एजेंट्स वाज 5.93% इन नॉन लाइफ प्रीमियम्स एंड 17.44% इन न्यू बिजनेस प्रीमियम फॉर लाइफ इंश्योरेंस। मतलब अगर टोटल कितना कंट्रीब्यूशन रहा है बैंक एक्टिंग एज एन एजेंट, तो बैंक एक तरह से कॉर्पोरेट एजेंट का काम करते हैं। उसमें बैंकों का नॉन लाइफ सेगमेंट में बात करें तो 5.93% और लाइफ सेगमेंट में बात करें तो ये रहे हैं 17.44% सेलर रहे हैं, इनका हिस्सा रहा है इन केस ऑफ एज ए कॉर्पोरेट एजेंट। और सभी स्टेक होल्डर से बात की जा रही है इंक्लूडिंग IRDAI जो हमारा इंश्योरेंस का रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस काउंसिल्स हैं, इन सब से बात की जा रही है सो दैट दीज माल प्रैक्टिसेस कैन बी कर्व्ड इन एन efficient way and the regulatory measures will be enforced strictly. Moving on to next, scheme in works for greening of inland waterways vessels. अभी क्लाइमेट कंडीशंस को देखते हुए हमारा हर सेक्टर वो ग्रीन एनर्जी की तरफ दौड़ रहा है और इसी में हमारा वाटरवेज भी अछूते नहीं है। तो इंडिया तैयार कर रहा है जो हमारे इनलैंड वाटरवेज हैं, इंडिया के इनलैंड वाटरवेज हैं, उसको भी ऑन द ग्रेटर अडॉप्शन ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, तो या फिर ग्रीन वेसल्स, हाइड्रोजन एनर्जी ऑन द ग्रेटर अडॉप्शन ऑफ ग्रीन वेसल की तरफ हमारे ट्रांजिशन के लिए बात की जा रही है सो दैट पोल्यूशन को कर्व किया जा सके। एंड इन लाइन विद दैट गाइडलाइंस फॉर ट्रांजिशनिंग वेसल ऑलरेडी प्लाइंग ऑन इंडियाज इनलैंड वाटरवेज टू क्लीन एनर्जी विल सून बी रेडीड। तो हमारी जो इनलैंड वाटरवेज के जो सर्बानंद सोनोवाल हैं जो मिनिस्टर है, उन्होंने कहा गाइडलाइंस फ्रेम अप की जा रही है सो दैट हम ट्रांजिशन कर पाए डीजल वेसल से ग्रीन वेसल्स की तरफ, चाहे वो इन द वे ऑफ इलेक्ट्रिक वेसल हो, चाहे इन द वे ऑफ LNG वेसल हो, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और सिमिलरली या फिर हाइड्रोजन वेसल्स हो। तो ये गाइडलाइंस अभी बनाई जा रही हैं और 1000 वेसल को सपोर्ट किया जाएगा थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग ये रहती है कि जहां पे किसी भी चीज को ट्रांजिशन पे लेके जाना है बट वहां पे फंडिंग की कमी चल रही है उस ट्रांजिशन को अचीव करने के लिए, उस मोटिव, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो उसको उस एक प्रोजेक्ट को वायबल बनाने के लिए जो उसकी फंडिंग में गैप आ रहे हैं उसको गवर्नमेंट पैसे देके वायबिलिटी गैप फंडिंग से इसको स्टार्टिंग में 1000 वेसल्स को सपोर्ट किया जाएगा इंक्लूडिंग फेरीज, बोट्स ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स। और इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई है इन गाइडलाइंस के लिए, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल जिसकी पहली मीटिंग शेड्यूल्ड है 8 जनवरी को। तो उसके अंदर ये अहम मुद्दा लिया जाएगा कि हम थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 10 ईयर हम 1000 वेसल को ट्रांजिशन करें टू अडॉप्ट टू green energy, financial transition toward green ship, financial support for the green vessel and viability gap funding for 1000 vessel। एक फंड बनाया जा रहा है जिसके थ्रू viability gap funding थ्रू 1000 vessel इनको क्लीन फ्यूल प्रोवाइड करवाया जाएगा फॉर द इनलैंड वाटरवेज। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी पार्ट है देखा जाए तो, क्योंकि बेसिकली जो इनलैंड वाटरवेज हैं वहां पे स्टेट जो होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, वहां के वेसल्स होते हैं रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स में। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू इस ट्रांजिशन में अपने फंड्स प्रोवाइड करती है तो दैट इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बेसिकली 14th फाइनेंस कमीशन ने
रिकमेंड किया था इन इट्स रिकमेंड 14th फाइनेंस कमीशन ने बताया था इन इट्स रिकमेंडेशन। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि 16th फाइनेंस कमीशन के नए चेयरमैन जो बनाए गए हैं वो है अरविंद पनगड़िया। ही इज अ नोटेड इकोनॉमिस्ट। अलोंग विद दैट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो भी मेंबर्स होंगे उनकी लिस्ट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल डेलिब्रेशंस, तो यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज काउंसिल बनाई जा रही है जिसकी पहली मीटिंग 8th ऑफ जनवरी को होगी। एंड इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर रिवराइन स्टेट्स ऑन द नेशनल लेवल। तो जो रिवराइन स्टेट्स हैं उनके नेशनल लेवल पे एक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, डेलिब्रेशंस करने के लिए ये इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जा रही है। इसके साथ साथ ही इनलैंड एक रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 बनाया जा रहा है। रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप, तो ऐसे 10 इंटरनेशनल रिवर क्रूज जो है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे उनके प्रोटोकॉल रूट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है। और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो है वो नेशनल हाई वाटरवे नंबर 1 वाराणसी से लेके वाटरवे नंबर 1 से लेके वाटरवे नंबर 2 दैट इज डिब्रूगढ़ के लिए, जो कि इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल को रूट को फॉलो करता है। ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल रिवर क्रूज बोला जाएगा फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़। तो ऐसे ही रोड मैप आइडेंटिफाई किए गए हैं फॉर वेरियस क्रूज टाइप, और इससे हमारा टूरिज्म भी बढ़ावा होगा और हमारी वाटरवेज की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ग्रीन हाइड्रोजन टेंडर, 2 कंपनीज सीक जीरो इंसेंटिव। गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड अभी टेंडर निकाले थे जिसमें से 14 पार्टिसिपेंट्स को टेंडर मिले हैं। आउट ऑफ दैट 2 पार्टिसिपेंट्स आर वो है 2 पार्टिसिपेंट जो कि यूपीएल लिमिटेड और सीएससी प्रोजेक्ट दैट हैव नॉट शोट एनी इंसेंटिव, कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंसेंटिव नहीं चाहिए। तो रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन केमिकल्स एक आर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, उन्होंने लोएस्ट इंसेंटिव मांगा है दैट इज 8.9 पर केजी ऑन एन एवरेज फॉर 3 इयर्स। इन्होंने इंसेंटिव माना है, बट ये 2 पार्टिसिपेंट ने बिल्कुल जीरो इंसेंटिव माना है। तो अभी जो टेंडर्स हुए हैं उन 4.5 लाख मीट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के टेंडर्स हुए थे, जिसके अंदर से वेलस्पून न्यू एनर्जी, HHP2 प्राइवेट लिमिटेड, एक्मे क्लीनटेक, ग्रीन को, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम और रिलायंस ग्रीन हाइड्रोजन केमिकल, इन लोगों को ग्रीन हाइड्रोजन के लिए टेंडर मिले। रिलायंस को 90,000 मीट्रिक टन पर ईयर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोवाइड करनी है। अलोंग विद दैट जो ये यूपीएल लिमिटेड और सीएससी हैं ये सबसे लोएस्ट बिडर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी। यूपीएल को 10,000 क्यूब मीट्रिक टन एंड सीएससी को 10,500 मीट्रिक टन। अभी इन्होंने कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव शॉर्ट नहीं किया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, OAPL राउंड 8 ONGC विंस 7 ब्लॉक। अभी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए भी टेंडर्स हुए थे जो किस पॉलिसी के तहत हुए थे, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी 8th। तो ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत अभी ऑयल फील्ड्स की अलॉटमेंट के लिए, ब्लॉक्स के लिए अभी अलॉटमेंट हुई है, जिसके अंदर ONGC सबसे बड़ा अलॉटी रहा है, जिसको करीबन 10 ब्लॉक्स के अंदर से 7 ब्लॉक सिर्फ ONGC को मिले हैं। उसके अलावा रिलायंस, BP, ऑयल इंडिया, सन प्रोटेक्शन, इन तीनों को एक एक ब्लॉक मिला है। टोटल 10 ब्लॉक्स की अलॉटमेंट हुई है। आउट ऑफ दैट ONGC जो सबसे बड़ा इंडिया का ऑयल प्रोड्यूसर है उनको 7 ब्लॉक्स मिले हैं। अलोंग विद दैट रिलायंस, ऑयल इंडिया और दिलीप सिंह सन पेट्रोकेमिकल्स, इनको एक एक ब्लॉक मिला है फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। अभी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इंडिया काफी काम कर रहा है, जिसके तहत ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये इसके अंदर बहुत बहुत मेजर इनिशिएटिव्स ले रही हैं और एक्सप्लोरेशन को काफी बढ़ा रहे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जयशंकर बैट्स फॉर मेड इन इंडिया गुड्स, गोयल सेज इंडिया नॉट अगेंस्ट इंपोर्ट। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने बोला है कि इंडिया शुड कॉन्शियसली बाय व्हाट इज मेड इन इंडिया अमिड डेंजर्स ऑफ चीप गुड और सब्सिडाइज्ड गुड लोअरिंग दी कंट्रीज मार्केट। आत्मनिर्भर भारत उत्सव सेलिब्रेशन के मौके पर बोल रहे थे, जहां पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी बोल रहे थे और साथ में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल भी बोल रहे थे। तो पीयूष गोयल जी ने ये बोला कि हमें फोकस करना चाहिए कि हमारे मेड इन इंडिया गुड्स को हम परचेज करें इंस्टेड ऑफ चीप चाइनीज गुड्स और समथिंग लो ग्रेडेड गुड्स और सब्सिडाइज्ड गुड्स। इससे हमारी मार्केट भी अच्छी रहेगी और हमारा जो ये इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, दिस इज नॉट अगेंस्ट इंपोर्ट। हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं, हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहते हैं
और हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो पॉलिसी है वो एंटी इंपोर्ट्स पॉलिसी है। वी आर नॉट एंटी इंपोर्ट्स। So Commerce and Industry Minister Piyush Goyal was also present, who said that India is not anti-import and that country wants to become a competitive economy. That's why we are promoting Make in India, Atmanirbhar Bharat mission. जयशंकर जी ने बोला कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफर देयर आर वेरियस सोसाइटीज एंड कल्चर हु बिगिन टू लूज देयर आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी। जो स्कीम इंडिया ने चलाई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट जिसको हम पूरी लाइमलाइट के अंदर लेके आया जाएगा और उसको गवर्नमेंट इनिशिएटिव के थ्रू उसको प्रमोट किया जाएगा। तो जयशंकर जी ने ये बोला कि वो इसलिए है कि ये इनिशिएटिव बहुत जरूरी है, सो दैट हमारे कई कल्चर्स, हमारे कई लोकल लोग हैं जो अपने कल्चर और उस आइडेंटिटी को खोते जा रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो हम उनको प्रमोट करने के लिए हमारा ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बार्कलेज 12% एक्सपोर्ट ग्रोथ टारगेट बाय 2030 मोर रियलिस्टिक। जो बार्कलेज है, एक जो लंदन हेडक्वार्टर्ड बैंक है, उन्होंने बताया है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट टारगेट है $2 ट्रिलियन, जो कि इंडिया ने अभी अफर्म किया है कि हम $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट को रीच करेंगे, विच इज 15% ग्रोथ बाय 2030। ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। इंस्टीड आवर फर्म, आवर बार्कलेज फर्म, वी आर गिविंग यू अ मोर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन विच इज 12% ग्रोथ और $1.6 ट्रिलियन एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो करंटली वी हैव $0.75 ट्रिलियन। तो हमारी जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है दैट इज ऑफ 15% इंक्रीज विच इज इक्वल टू $2 ट्रिलियन। एज पर द बार्कलेज विच इज लंदन हेडक्वार्टर्ड बैंक, according to its research, they are saying that the more realistic figure is 12% growth in the export and which will culminate to $1.6 ट्रिलियन of export. Basically इन्होंने कहा है कि this is due to weak global growth. Along with that, turmoil is there, रशिया यूक्रेन वॉर, मिडल ईस्ट कंट्रोवर्सीज, अभी रिसेंटली लॉजिस्टिक्स इश्यू हुए हैं जिसके अंदर जो हाउती हैं, यमन के हाउती हैं, वो शिप्स पे अटैक कर रहे हैं। तो इन सब को देखा जाए, इन सब का ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट पे पड़ेगा एंड द मोर रियलिस्टिक फिगर विल बी 12% ग्रोथ बाय 2030। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एफसीआई नो आउटस्टैंडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स। एफसीआई ने अपना बताया, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ने, कि वी हैव नो आउटस्टैंडिंग शॉर्ट टर्म्स लोन। हमारा कोई आउटस्टैंडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो कुछ भी स्पेसिफिक पीरियड 15 डेज से लेके 3 मंथ 1 ईयर रीपे करने होते हैं। तो एफसीआई ने बोला कि हमारी जो बुक्स हैं उसके अंदर हमारे पास अभी कोई भी शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं है। अभी रिसेंटली हमने दिसंबर 27, 2023 को हमने एक टेंडर निकाला था, इनविटेशन फॉर द शॉर्ट टर्म लोन, जिसकी लास्ट डेट अभी 17 जनवरी 2024 है। रेस्ट वी डोंट हैव एनी लायबिलिटी ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स ऑन अस। So this is a good indicator that a public sector undertaking is not relying on short-term loans, and it is having its own capital to move in line with the business growth. Moving on to next, nothing written in the state of Adani. सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसीजन दिया है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि कुछ एप्लीकेशंस थी उनके पास, कुछ काफी पिटिशंस लगी हुई थी जिसके अंदर बोला गया था कि सीबीआई या फिर कोई और इंडिपेंडेंट एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए रिलेटेड टू दिस एलिगेशंस। बट आफ्टर लुकिंग इनटू द सेबीज द प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द रेगुलेटर दैट इज सेबी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेबी इज डूइंग फैंटास्टिक। कोई ऐसा रीजन ही नहीं है कि हम सेबी की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर कोई शक करे। अभी सेबी की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स देखते हुए 3 मंथ का और एक्सटेंशन पीरियड दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करने के लिए, और इन पेटिशंस को रिजेक्ट कर दिया है कि अभी सीबीआई या उसकी कोई जरूरत नहीं है। रेगुलेटर इज डूइंग फैंटास्टिक इन इट्स इन्वेस्टिगेशन, और अभी हमें कोई भी अभी इनकी क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद ही हम देखेंगे कि हमें कोई ऐसी एजेंसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत है या नहीं है। इसी के एवज में कल जो ट्विटर है फॉर जिस एक्स प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर गौतम अडानी ने भी ट्रूथ प्रिवेल, सत्यमेव जयते,
इस तरह से एक अपनी पोस्ट डाली थी। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की देखी जाए तो अभी कोई रीजंस ही नहीं बनते कि हम सेबी के हाथ से इन्वेस्टिगेशन लेके किसी नई एजेंसी को दें। इसीलिए उन्होंने अभी 3 मंथ का एक एक्सटेंशन पीरियड भी सेबी को प्रोवाइड किया है टू कंक्लूड द प्रोसीडिंग in a very fair and transparent manner. So these are the all today's news headlines for the economic times, starting from the front page to the economic section. We will be back with our daily economic times analysis discussion tomorrow. Till then, stay with me, stay with Education. Jai Hind, Jai Bharat.